हेलो एवरीवन, इन न्यूज़ प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ फिर से आपका स्वागत है और मैं हूं आतिफा काजी। और आज का जो टॉपिक हम आपके लिए यहाँ लेकर आए हैं वो भारत में कोयला क्षेत्र से संबंधित है। तो अब क्योंकि ये कोयला क्षेत्र से संबंधित है और इसमें बहुत सारी बातों का जिक्र होगा, तो भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण एशिया में अगर संसाधनों के वितरण के लिहाज से बात करें तो ये टॉपिक आपके जीएस पेपर 1 को कवर करेगा, जबकि ऊर्जा और आर्थिक नीति के लिहाज से बात करें तो जीएस पेपर 3 में रहेगा। चलिए, आपके पेपर की बात हुई, अब देख लेते हैं कि खबर है क्या। दरअसल सरकार जो है वो कोयला मार्केटिंग की जो प्रक्रिया है उस पर विचार कर रही है। कोयला मार्केटिंग की प्रक्रिया यानी कि जो उसके उत्पादन से लेकर उसके उपभोग तक की उसके बीच जो सारी प्रक्रिया है, तो उस सब पर पूरा विचार कर, उसका जो पूरा प्रोसेस है लंबा, उस सब पर विचार कर रही है कि किस तरीके से उसमें सुधार लाए जा सकते हैं, क्या उस पर और सुधार लाने की या उसमें रिफॉर्म्स करने की जरूरत है। अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में जो कोयले का उत्पादन है उसका कोल इंडिया द्वारा कई अलग अलग तरीकों के माध्यम से उसका आवंटन किया जाता है। अब ये हमने खबर पर नजर डाली, अब हम देख लेते हैं कि हम अपने टॉपिक को आगे किन किन पॉइंट्स पर हम चर्चा करेंगे। तो खबर हम जान चुके हैं, भारत के कोयला क्षेत्र की बात करेंगे, भारत में कोयला क्षेत्र के ऊपर बात करेंगे पूरा, और कोयला क्षेत्र में क्या सुधार किए गए हैं उन सब पर चर्चा करते हुए इनसे संबंधित क्या चुनौतियां हमारे सामने हैं उसके बारे में जानेंगे, और उन सबको दूर करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, क्या कदम उठाए जा सकते हैं या क्या कदम उठाने की जरूरत है, इन सब पर बात करते हुए रहेगा हमारा प्रश्न। चलिए, अब हम बात करते हैं भारत में कोयला क्षेत्र की। अगर बात करें भारत में कोयला क्षेत्र की, तो कोयला जो है वो भारत में सबसे महत्वपूर्ण और प्रचुर मात्रा में उपलब्ध जीवाश्म ईंधन है, और इसका देश की जो कुल ऊर्जा जरूरतें हैं उसमें इसका हिस्सा कितना है, 55%। 55% की भागीदारी ये करता है। और अगर इसके उत्पादन को देखें तो पिछले वित्त वर्ष में जो था हमने करीब 729 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया था, और आयात के मामले में ये कितना था, करीब 248 मिलियन टन कोयला जो था वो हमने आयात किया था। और घरेलू उत्पादन में जो है कोल इंडिया का हिस्सा कितना है, 80% से भी ज्यादा। जैसे हमने बात की थी कि वर्तमान में जो है कोयले का जो उत्पादन है उसका अलग अलग तरीकों से आवंटन किसके द्वारा किया जाता है, कोल इंडिया के द्वारा किया जाता है, और इसका घरेलू उत्पादन में हिस्सा 80% से भी ज्यादा है। और वर्तमान आयात नीति जो है उसके तहत कोयला स्वतंत्र रूप से आयात किया जा सकता है ओपन जनरल लाइसेंस के तहत, और इसी के तहत जो है कोकिंग कोल का आयात किया जाता है सेल के द्वारा, सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, और जो अन्य इस्पात विनिर्माण इकाइयां हैं उनके द्वारा कुकिंग कोल का आयात किया जाता है। और अगर देश में जो कोयला है उसके कुल भंडारण की बात करें तो देश में इसमें 5 राज्य जो है वो शीर्ष पर हैं। वो 5 राज्य कौन कौन से हैं? पहला है झारखंड, 5 शीर्ष राज्यों में पहला झारखंड, दूसरा कौन सा है, ओडिशा, झारखंड ओडिशा, तीसरा हुआ छत्तीसगढ़, और चौथा हुआ पश्चिम बंगाल, और पांचवा हुआ मध्य प्रदेश। ये 5 राज्य जो हैं देश में शीर्ष पर हैं कुल कोयला भंडारण के मामले में। अब ये तो हमने नजर डाली जो भारत में कोयला क्षेत्र है उसके ऊपर नजर डाली। अब हम बात करते हैं कि जो कोयला जो खाने हैं उनका जो राष्ट्रीयकरण किया गया देश में वो 3 अधिनियमों के तहत किया गया, और इन 3 अधिनियमों के तहत किस किस साल में किए गए, 1971, 72 और 73 में 3 अधिनियम आए, और इनके तहत देश में जो कुल सभी कोयला खाने थी उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। ये कौन कौन से थे? 1971 में आया कोकिंग कोयला खान आपात प्रावधान अधिनियम। ये क्या था? ये सार्वजनिक हित में कार्य करने का प्रावधान करता था। और 1972 का जो था वो कोकिंग कोयला खान राष्ट्रीयकरण अधिनियम 1972। इसके तहत क्या था कि जो कोकिंग कोल खाने हैं और कोकिंग ओवन संयंत्र, इनको भारत कोकिंग कोल लिमिटेड यानी बीसीसीएल के तहत लाया गया इन सभी को। अब आता है तीसरा कोयला खान राष्ट्रीयकरण अधिनियम 1973। इसके तहत क्या था कि जो भारत सरकार जो थी उसके अधीन जो कोयला खाने आई थी
1971 में उनको मिलाकर उनके साथ साथ उसने 7 राज्यों में कोकिंग और गैर कोकिंग कोयला खानों के प्रबंधन का जो अधिकार था वो अपने अधीन ले लिया, उनके प्रबंधन के अधिकार को अपने अधीन कर लिया इस अधिनियम के तहत। और इन तीनों अधिनियम के बाद बना 1975 में कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना की गई। यानी इन 3 अधिनियमों के जब सब कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण हुआ उसके बाद अस्तित्व में आया कोल इंडिया लिमिटेड। अब राष्ट्रीयकरण के बाद जो था कोयला खानों को लेकर सरकार द्वारा कुछ सुधार भी किए गए। वो क्या सुधार किए गए उनकी बात करें तो कोयला क्षेत्र में सुधार को लेकर जो था आधारभूत संरचना के विकास का लक्ष्य रखा गया और इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए आगे भी काम होते रहे। और फरवरी 2018 में जो था देश में वाणिज्यिक कोयला खनन में निजी फर्मों के प्रवेश को अनुमति दे दी गई। और इसके बाद जून 2020 में क्या किया गया, जून 2020 में जो कोयला क्षेत्र है उसमें व्यावसायिक खनन को भी अनुमति दे दी गई, मंजूरी दे दी गई। और इसके अलावा कोयले से गैस के निर्माण पर सरकार द्वारा जो है आर्थिक सहयोग दिया गया। और इसी के बाद 2018 में एक जो था ऐप लॉन्च किया गया उत्तम। ये इसका फुल फॉर्म देखें तो अनलॉकिंग ट्रांसपेरेंसी बाय थर्ड पार्टी असेसमेंट ऑफ माइंड कोल। ये इस उत्तम का जो है फुल फॉर्म है क्योंकि उत्तम एक एक्रोनिम है और इसको जो है वो कोयला मंत्रालय और कोल इंडिया लिमिटेड यानी CIL द्वारा विकसित किया गया था। इसके बाद 2019 में एक और पोर्टल लॉन्च किया गया, उसका नाम था प्रकाश। ये प्रकाश भी दरअसल एक एक्रोनिम है और इसका फुल फॉर्म क्या है इसको हम यहां देख लेते हैं। ये प्रकाश एक एक्रोनिम है, इसकी फुल फॉर्म है P से पावर, R से रेल, K से कोयला, A से अवेलेबिलिटी, और S से सप्लाई और H से हार्मनी। ये प्रकाश की फुल फॉर्म है और इसको किस उद्देश्य से लाया गया, जो विद्युत संयंत्र हैं उनको जो कोयले की आपूर्ति की जाती है उसको सुनिश्चित करने के लिए जो विद्युत, कोयला और रेल मंत्रालय हैं उनके बीच जो समन्वय है उसको उसमें सुधार करना, ताकि जो उनके बीच जो समन्वय है वो उसमें सुधार लाए जाए और जो कोयले की आपूर्ति है वो सही तरीके से सुनिश्चित हो सके। वो इस पोर्टल का मकसद था। इसके बाद कोल एलोकेशन माइनिंग सिस्टम मॉनिटरिंग सिस्टम यानी CAMS लॉन्च किया गया और इसके जो था इसको लॉन्च करने का मकसद था कि पारदर्शी तरीके से कोयले के आवंटन की निगरानी हो सके। पारदर्शी तरीके से किस तरीके से कोयले की आवंटन की निगरानी कैसे हो सकेगी? दरअसल कोल इंडिया लिमिटेड जो है उससे कोयले का जो आवंटन है वो राज्यों को किया जाता है। राज्य करते हैं SNA को यानी स्टेट नॉमिनेटेड एजेंसीज को, और SNA से जो है उपभोक्ताओं को किया जाता है। SNA से उपभोक्ताओं को इसका किया जाता है। तो ये सारी जो प्रक्रिया है कोल इंडिया लिमिटेड से लेकर राज्यों को, राज्यों से SNA को, SNA से जो उपभोक्ता है उन तक जो आवंटन किया जाता है, इस पूरी प्रक्रिया की पारदर्शी तरीके से निगरानी हो सके, इसके लिए ही इस सिस्टम को लॉन्च किया गया था, CAMS को। इसके बाद आती है कोल बेड मीथेन नीति। ये जो था दरअसल देश भर में इसकी उपलब्धता और ऊर्जा स्रोत के रूप में इसकी जो उपलब्धता है इसको देखते हुए 1997 में कोल बेड मीथेन नीति जो है वो जारी की गई थी। कोल बेड मीथेन ये क्या है? CBM जो है वो दरअसल प्राकृतिक गैस का एक गैर परंपरागत स्रोत है जो कि कोयले के भंडार में पाई जाती है और इसी के मद्देनजर 1997 में CBM नीति जारी की गई थी। और इसके तहत जो तेल क्षेत्र नियमन एवं विकास अधिनियम 1948 और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियम 1959 के जो प्रावधान है उनके तहत देश में जो CBM है यानी कोल बेड मीथेन उसका अन्वेषण जो है
वो किया जा सकेगा, अन्वेषण और दोहन जो है वो किया जा सकेगा इसके तहत। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कोल बेड मीथेन का जो है अन्वेषण और दोहन किया जा सकेगा। अब इससे संबंधित क्या चुनौतियां हैं और उसमें क्या, उसको दूर करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, क्या कदम उठाए जा सकते हैं, इन पर बात करने से पहले हम अपना आज का प्रश्न देख लेते हैं। और इस जो भी हमने जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं उसी के मद्देनजर आज का क्वेश्चन बनाया गया है, जो कि आपकी मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए है। तो चलिए प्रश्न नोट कर लीजिए आप। भारत में कोयला क्षेत्र में विपणन के विषय में सरकार संपूर्ण प्रक्रिया को सरलीकृत करने पर विचार कर रही है। उक्त के आलोक में बताइए कि भारत के कोयला क्षेत्र के विकास में कौन कौन सी बाधाएं हैं। विद्यमान बाधाओं को दूर करने हेतु कुछ उपाय सुझाइए। चलिए, ये आपने प्रश्न नोट कर लिया होगा। अब हम बात करते हैं इससे संबंधित चुनौतियों की, कि क्या चुनौतियां हैं इस क्षेत्र में। तो सबसे पहला तो ये कि नवीन तकनीकी का अभाव है, यानी कि नई टेक्नोलॉजी यूज नहीं हुई है। तो अगर नई तकनीकी का अभाव रहेगा तो जाहिर है उससे प्रतिस्पर्धा में भी कमी आएगी, और जो उसमें विकास है, विकास का जो लक्ष्य रखा गया है जो उसमें, तो उसमें भी कहीं ना कहीं बाधा आएगी। तो विकास पूरी तरीके से, क्योंकि अगर हम पुरानी तकनीकी से काम करते रहेंगे तो उसमें हमारे जो आगे हम विकास करना चाहते हैं उसमें वो बाधा करेगा। तो इसलिए नई तकनीकी का जो अभाव है वो बहुत यहाँ पर एक चुनौतीपूर्ण मुद्दा है। इसके साथ साथ निवेश की कमी है, क्योंकि जैसे हमने देखा कि कोल इंडिया लिमिटेड ही जो है वो पूरे सब आवंटन करती है, तो उसका कहीं ना कहीं एकाधिकार है, और इसकी वजह से जो है प्रतिस्पर्धा की कमी है, और इसमें निजी फर्में जो है उनका कम जो है इसमें कम हस्तक्षेप है, तो उनके आने की जरूरत है। और अकेली कंपनी होने की वजह से, CIL का, कोल इंडिया लिमिटेड के एकमात्र कंपनी होने की वजह से उसका यहाँ पर एकाधिकार बन जाता है, जिससे जो है निवेश की भी यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो निजी निवेश को आकर्षित करने की जरूरत है। और पारदर्शिता की कमी, जैसे हमने बताया, क्योंकि एक ही कंपनी का अगर अधिकार है तो पारदर्शिता की भी कमी होगी, प्रतिस्पर्धा नहीं होगी, तो पारदर्शिता में भी जो है मुश्किल होगी। और कोयला खनन कंपनी में एक ही कंपनी का अधिकार, यानी कोल इंडिया लिमिटेड का जो हमने बात की, और इससे संबंधित कुछ पर्यावरणीय और स्वास्थ्य समस्याएं भी हैं, जैसे मजदूरों की, कोयला खनन में जो है मजदूर जो काम करते हैं तो उनके स्वास्थ्य को लेकर जो है चिंता का विषय है ये, क्योंकि उनको कई तरीके की जो है स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि खनन जो है वो जमीन के नीचे जाकर जब होता है, डीप माइनिंग भी जब होती है, तो उसमें जो है उनके स्वास्थ्य पर उसका गहरा असर पड़ता है। इसके साथ साथ खनन कार्यों के लिए जो है वनों की कटाई होती है, जल प्रदूषित होता है, क्योंकि इस तरीके के कार्यों में जो जल, जब उसका प्रदूषित जल जो है वो बाकी जल को, जब वो जमीन में जाता है तो वो जल को प्रदूषित करेगा। तो इससे पर्यावरणीय समस्याएं और स्वास्थ्य समस्याएं जो है वो एक मुद्दा है। अब इन सबको दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं, तो उसकी बात करें तो सबसे पहला तो वही, क्योंकि नवीन तकनीकी का अभाव है तो उन्नत तकनीकी पर जो है जोर देना चाहिए, और नई नई तकनीकों को अपनाकर विकास के लक्ष्य की पूर्ति के लिए आगे बढ़ना जरूरी है। निजी निवेश को प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि इसमें निवेश की कमी है, क्योंकि अगर निवेश नहीं होगा ज्यादा तो जाहिर बात है ज्यादा नई तकनीकी को अपनाने में भी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज के लिए जो है निवेश की जरूरत पड़ती है। नई तकनीकी महंगी है तो उसके लिए निवेश की ज्यादा से ज्यादा जरूरत होगी। तो निजी निवेश को अगर प्रोत्साहन मिलेगा तो हमारी ये निवेश की समस्या हल होगी, और इसमें जो है पारदर्शिता भी बढ़ेगी कहीं ना कहीं। इसके अलावा पर्यावरणीय मुद्दे क्योंकि ज्यादा यहाँ पर अहम हो जाते हैं मजदूरों के स्वास्थ्य को लेकर, तो इसलिए पर्यावरणीय मुद्दों को ध्यान में रखते हुए जरूरी है कि जो सरकार है वो इन सबको ध्यान में रखते हुए नीतियों को बनाए, जो नीतियां हैं उनका आकलन करे, और मजदूरों के जो अधिकार हैं, उनका स्वास्थ्य है, उसको सही तरीके से सुनिश्चित करे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। कल फिर मुलाकात होगी किसी नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।